हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे बिजनेस फाइनेंस के 20 क्वेश्चंस। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिविडेंड इररिलेवेंस हाइपोथेसिस अप्लाइड इन। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो ये बोलती है कि डिविडेंड मॉडल जो है, डिविडेंड डिसीजन जो है वो इररिलेवेंट होता है। सो ये बोलता है एमएम मॉडल। एमएम मॉडल ये चीज़ बोलती है कि जो डिविडेंड है उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब कंपनी चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, चाहे खुद के पास रिटेन रखे, उससे कोई भी कंपनी की जो वैल्यू है, जो शेयर्स की वैल्यू है, उस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स वो इररिलेवेंट है। ठीक है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ कंपनी की क्या अर्निंग्स है, क्या उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, वो चीज़ इफेक्ट करती है कंपनी की वैल्यू पे। बट जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो चीज़ इफेक्ट नहीं करता है। सो इन दैट केस क्या होगा, जो एमएम मॉडल है वो ये बोलता है कि वो जो डिविडेंड है वो इररिलेवेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे कंसर्न करता है, मतलब फाइनेंशियल मतलब फाइनेंस को मैनेज करना। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, अरेंज करना फंड्स को, ये तो होता ही है। ठीक है, ये तो होगा ही होगा। साथ ही साथ एफिशिएंट उसकी मैनेजमेंट भी करना ऑफ एवरी बिजनेस की। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज भी करना। मतलब ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, बट इससे भी बढ़ के जो होता है, मतलब जो ये सारी चीज़ों को ऑलरेडी कवर करता है, सो ये होगा ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर फर्म एक्टिविटीज़। सो इसका राइट आंसर होगा ए, दैट इज़ मतलब फर्म जो पैसा है फर्म में उसको एक्वायर भी करना, उसको अरेंज भी करना, एंड साथ ही साथ उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी करना। मतलब उसको जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, जो प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्ट भी करना। ठीक है, उसको अरेंज भी अच्छे से करना। सो ये सारा जो आप डिसीजन लेते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाएगा। ठीक है, ओनली अरेंज करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना सिर्फ और सिर्फ यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं होता है। इट इज़ अ वाइड स्कोप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज द प्राइमरी गोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़। जो मेन प्राइमरी गोल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। सिंपली क्या होता था, जब ट्रेडिशनल अप्रोच होती थी ना, उसमें तो क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होता था कि हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, बट जो मॉडर्न जो अप्रोच है या जो आजकल चलती है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो रहता है कि जो वेल्थ है ऑनर्स की, उसको जो है मैक्सिमाइज करना है। मतलब जो वैल्यू है शेयर्स की, जो शेयर होल्डर्स की, ऑनर्स की वेल्थ है, उसको मैक्सिमाइज करना है। सो रिटर्न को मैक्सिमम करना या रिस्क को मिनिमाइज करना या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये ऑब्जेक्टिव पहले होते थे, अब भी होते हैं। बट जो मेन अल्टीमेट उनका जो गोल होता है वो ये होता है अब कि ओवरऑल जो वेल्थ है ऑनर्स की उसको जो है मैक्सिमाइज करना है। देन ऑटोमेटिकली जो प्रॉफिट है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा एंड जो रिस्क है वो भी जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो इसका जो राइट आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन हिज ट्रेडिशनल रोल द फाइनेंस मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। जब ट्रेडिशनल यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच में अगर हम जाएं तो उसमें तो क्या होता था, मेनली अरेंजमेंट किया जाता था फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। मतलब बस पैसों का अरेंजमेंट करना है सही से, उसके बाद उसको इन्वेस्टमेंट करना है, उस पर अच्छा रिटर्न या वेल्थ ऑफ द ऑनर्स पे इतना फोकस नहीं किया जाता था। ठीक है, मतलब उसको प्रॉपर मैनेज नहीं करने पे फोकस किया जाता था, उस पर फोकस नहीं किया जाता था। मेन फोकस होता था कि सिर्फ अरेंज करना है फाइनेंशियल रिसोर्स। सो ट्रेडिशनल रोल में क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपिटल बजटिंग इज़ रिलेटेड टू। कैपिटल बजटिंग पहली बात तो होता क्या है, मतलब जब नए नए प्रोजेक्ट्स होते हैं, जब हमने अरेंज तो कर लिया पैसा, अब उसको इन्वेस्ट भी तो करना है ना। मतलब अलग अलग जो अल्टरनेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे इन्वेस्ट करना है, ताकि मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना जिस पे जो रिटर्न है वो हमें मैक्सिमम आ सके और जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो सके। ठीक है, सो ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना। सो ये कैपिटल बजटिंग किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेट होता है, बिकॉज हम इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं बेसिकली लॉन्ग टर्म से भी। जो 5 साल के नियर अबाउट तक की मतलब जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जो प्रोजेक्ट्स होंगे, उनमें हमने इन्वेस्ट करना है। सो ये रिलेटेड होता है लॉन्ग टर्म एसेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैपेम स्टैंड्स फॉर। इसकी फुल फॉर्म बतानी है कैपेम की। सो इसकी फुल फॉर्म होती है, दैट इज़ बी, इसका राइट आंसर होगा कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंपनीज एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़। कंपनी की जो एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है
वो क्या होती है, मतलब कंपनी की जिसमें सारी की सारी कॉस्ट आ जाएगी, वही टोटल जो एवरेज कॉस्ट होगी वही होगी ना। जितने भी सोर्सेज होते हैं सॉरी, लाइक शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए या रिटेन्ड अर्निंग्स भी होगी, उन सब की जो कॉस्ट मिला के आती है वो होती है टोटल एवरेज कॉस्ट कंपनी की। सो इन्होंने कंपनी की एवरेज कॉस्ट पूछी है, तो इसका राइट आंसर होगा एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। लॉन्ग टर्म फंड से लाइक इसमें डिबेंचर्स भी आ जाएंगे, इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर्स भी आ जाएंगे, एंड इसमें रिटेन्ड अर्निंग्स भी, जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या इम्प्लिसिट कॉस्ट आती है, वो भी इसमें क्या होगी, इंक्लूड होगी। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा सी, दैट इज एवरेज कॉस्ट ऑफ शेयर्स एंड ऑल द सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। फाइन, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रेजेंट वैल्यू टेक्स, प्रेजेंट वैल्यू किसको लेके चलता है, बेसिकली जो प्रेजेंट वैल्यू वाले मैथड्स होते हैं वो डिस्काउंटिंग रेट को लेके चलते हैं। अब मान लो, अब जैसे हमने जो फ्यूचर की अर्निंग्स होंगी कंपनी को, उसकी हमने आज की वैल्यू निकालनी है, मतलब प्रेजेंट पे वैल्यू निकालनी है। जो फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू होगी वो डाउन होती है डे बाय डे। ठीक है, सो फ्यूचर में जो मनी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी और आज के कंपैरिजन में। ठीक है, सो हम फ्यूचर की जो अर्निंग्स है उसके आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो जितने भी अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम आज की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकें। सो प्रेजेंट वैल्यू जो है वो डिस्काउंटिंग रेट को लेकर चलता है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर्स। फाइनेंशियल लीवरेज किसको मेजर करता है, बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज में बेसिकली ये चीज़ देखी जाती है कि EBIT के चेंज होने की वजह से EPS में क्या फ़र्क आ रहा है, मतलब उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दैट इज़ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के चेंज होने से अर्निंग पर शेयर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो हम देखते हैं फाइनेंशियल लीवरेज में। तो इसका राइट आंसर होगा अकॉर्डिंगली सी, that is sensitivity of EPS with respect to percentage change in level of EBIT। मतलब EBIT के लेवल में चेंज होने की वजह से EPS कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसको हम बेसिकली फाइनेंशियल लीवरेज में मेजर करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन इज नेट वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू। अब वर्किंग कैपिटल बेसिकली होता क्या है, वर्किंग कैपिटल का मेन मीनिंग यही होता है कि जो रेगुलर नेचर की जो एक्टिविटीज़ होते हैं, जो रूटीन के ऑपरेशंस होते हैं, उनको चलाने के लिए जो हमें पैसा चाहिए होता है, जो हमें फंड चाहिए होता है बेसिकली। ठीक है, वो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, सो नेट वर्किंग कैपिटल का बेसिकली फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। सो इसका राइट आंसर होगा बी, दैट इज़ करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। जितनी भी करंट एसेट्स है हम उसका यूटिलाइजेशन करेंगे करंट लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, सो करंट एसेट्स में से जब करंट लाइबिलिटीज़ माइनस कर देंगे, जो भी हमारे पास अमाउंट आएगी वो हमारी नेट वर्किंग कैपिटल होगी, जिसको हम रूटीन के पर्पज़ के जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें यूटिलाइज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन। EAR स्टैंड्स फॉर, EAR की फुल फॉर्म बतानी है इसमें। सो EAR की फुल फॉर्म होती है इक्विवेलेंट एनुअल रेट। ठीक है, सो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी दैट ए हो जाएगा इसका आंसर इक्विवेलेंट एनुअल रेट। फाइन, ये इसका आंसर था। ये हो गया हमारे 11 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। अब 2020 में अब क्रिकेट के मैचेस तो हो नहीं रहे हैं। ठीक है, 2020 मैचेस तो स्टॉप हुए पड़े हैं कोरोना के चक्कर में। ठीक है, बट हम 20 क्वेश्चंस अगर हम डेली के करते हैं तो हम डेफिनेटली 2020 में नेट तो ज़रूर क्लियर कर लेंगे, है ना। तो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए 20 क्वेश्चंस आप ज़रूर कीजिए डेली के। ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करेंगे बेसिकली एग्ज़ाम के टाइम पर। इससे ओवरऑल रिविजन आपकी जो है होएगी, मतलब सारी की सारी ओवरऑल रिविजन हो जाएगी इसमें। ठीक है, सो आप ज़रूर कीजिए ये क्वेश्चंस। आइए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन इज़ फाइनेंशियल रिस्क इज़ मोस्ट एसोसिएटेड विद। फाइनेंशियल रिस्क सबसे ज़्यादा किस में होता है, बेसिकली फाइनेंशियल रिस्क मतलब अगर कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डेट यूज़ कर रही है, मतलब वो डेट का यूज़ कर रही है अपने जो भी उनकी नीड्स है, फंड्स की नीड्स है, उसको कवर अप करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए बेसिकली अगर वो डेट का ज़्यादा यूज़ कर रही है, सो वो किस में आ जाएगा, उससे क्या होगा, फाइनेंशियल रिस्क कंपनी का बढ़ेगा। भले ही डेट चीपर होते हैं, ठीक है, डेट जो होते हैं वो इक्विटी के कंपेरिजन में चीपर होते हैं, बट एट द सेम टाइम डेट का रिस्क इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि उस पर एक फिक्स्ड बर्डन होता है कंपनी पे। इवन कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, ठीक है, कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं भी हो फिर भी उसको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा डेट को। ठीक है, इवन उसको लॉस भी हो रहा है तो भी उसे पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो एक फिक्स्ड बर्डन रहता है कंपनी के। दैट्स वाई ये होता है कि अगर हम डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर कंपनी डेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है
इससे क्या होगा, जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो मतलब जो फाइनेंशियल बर्डन है बेसिकली, वो कंपनी पे इंक्रीज़ होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल रिस्क किससे ज़्यादा कनेक्टेड होता है, मतलब जितना ज़्यादा डेट का कंपनी यूज़ कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दैट इज़ द यूज़ ऑफ डेट बाय डेट फाइनेंसिंग बाय कॉरपोरेशंस। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश डिविडेंड प्रोमिसेस टू पे शेयर होल्डर्स एट फ्यूचर डेट। कौन सा ऐसा डिविडेंड है जो ये बोलता है कि हम फ्यूचर में पैसा, मतलब फ्यूचर में जो डिविडेंड है वो पे करेंगे शेयर होल्डर्स को, आज नहीं पे करेंगे बेसिकली। इसका राइट आंसर है स्क्रिप डिविडेंड। स्क्रिप डिविडेंड बेसिकली होता क्या है, अगर कंपनी के पास मान लो कई बार प्रॉफिट नहीं होता उतना ज़्यादा, या फिर प्रॉफिट तो होता है बट उसे फ्यूचर में उसके पास कोई अच्छे प्रॉफिट एवेन्यूज़ होते हैं जिसमें उसने इन्वेस्ट करना होता है, ठीक है। वो उसमें इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास ही रख लेती है वो कैश, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है ज़्यादा, या फिर उसके पास होता ही नहीं है इतना ज़्यादा कैश। इन दैट केस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनी के, उनको कंपनी ये ऑप्शन देती है कि आपको जो है, आप आज ना शेयर्स, मतलब डिविडेंड के बदले में आपको शेयर्स ही न्यू इशू कर देते हैं, जो आप कैश डिविडेंड है वो इन फ्यूचर डेट, मतलब बाद में जो है वो पे किया जाएगा, ठीक है। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप डिविडेंड के बदले में, मतलब कैश डिविडेंड के बदले में आप नए शेयर्स ही ले लीजिए। न्यू शेयर्स ही इशू किए जाते हैं, और जो मतलब जो कैश डिविडेंड है वो उनको एट सम फ्यूचर डेट पे किया जाता है। ये होता है स्क्रिप डिविडेंड, जिसमें कंपनी फ्यूचर डेट पे शेयर होल्डर्स को पे करती है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Markowitz, an efficient portfolio is one that has the। Markowitz के अकॉर्डिंग कौन सा एफिशिएंट, मतलब जो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है उसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, उसने ये चीज़ पूछा है बेसिकली क्वेश्चन में। अगर लार्जेस्ट, इसमें क्या होगा, लार्जेस्ट रिटर्न तो हर एक में ही नॉर्मली हम लेके चलते हैं। कोई भी एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो वही होगा जिसमें रिटर्न जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम हो, ठीक है। बट कोई भी ऐसा पोर्टफोलियो नहीं होता जिसमें रिस्क हो ही ना, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही बहुत ही थोड़ा रिस्क हो, ऐसा तो कोई पोर्टफोलियो होता ही नहीं है, ठीक है। इसका ये आंसर होगा कि लार्जेस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क, मतलब एक पर्टिकुलर जो एक गिवन लेवल है रिस्क का वो इन्होंने दिया हुआ है, एंड उस रिस्क के चलते हुए एट द मतलब सेम टाइम ऑफ रिस्क हमारे पास है प्रेजेंट, लार्जेस्ट जो हम रिटर्न को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होगा एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो, ठीक है। जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया हुआ है कि मतलब स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ रिस्क होगा या ज़ीरो रिस्क होगा, या इसमें भी सिर्फ और सिर्फ रिस्क ही दिया हुआ है कि स्मॉलेस्ट लेवल ऑफ रिस्क होगा। ऐसा एफिशिएंट पोर्टफोलियो नहीं होता है जिसमें बिल्कुल ही कम या ज़ीरो रिस्क हो, ठीक है। नॉर्मली यही होता है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा प्रॉफिट, ये बोला जाता है कि जितना ज़्यादा रिस्क होता है बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक गिवन लेवल ऑफ रिस्क इसमें हम लेके चलते हैं, एंड उसमें जो है लार्जेस्ट जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हम लेके चलेंगे। वो एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनेगा अकॉर्डिंग टू द मार्कोविट्स मॉडल। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्केट रिस्क इज बेस्ट मेजर्ड बाय बीटा। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो मार्केट रिस्क इन्होंने पूछा है हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो वो हो जाएगा बीटा, ठीक है। हम बीटा के थ्रू मार्केट रिस्क को मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क इज ऑल्सो नोन एज। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क को हम और क्या बोलते हैं, बेसिकली नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता क्या है, जो एक पर्टिकुलर एक कंपनी के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। वो पूरी की पूरी इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड नहीं होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक कंपनी को इफेक्ट करेगा, अलग से इफेक्ट करेगा, उसका जो इंटरनल बेसिकली इसमें हम आ जाता है, एंड ये कुछ हद तक कंट्रोलेबल भी होता है, ठीक है। ये होता है नॉन सिस्टमैटिक रिस्क, जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट नहीं करता है या बहुत सारी कंपनीज को इफेक्ट नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कंपनी को ही इफेक्ट करता है, एंड अलग अलग कंपनी को अलग अलग तरीके से इफेक्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। नॉन सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क होता है, ठीक है। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो इसका अपोजिट होता है, वो एक्सटर्नली अफेक्ट करता है, एंड वो सारी की सारी कंपनीज या पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बेसिकली इकट्ठा इफेक्ट करेगा, वो एक पर्टिकुलर कंपनी को इफेक्ट नहीं करता है, एंड दैट्स वाई वो अनकंट्रोलेबल भी होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क क्या हो जाएगा, कंपनी स्पेसिफिक रिस्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिटर्न आफ्टर द पे ऑफ पीरियड इज़ नॉट कंसिडर्ड इन द केस ऑफ। जो रिटर्न यानी कि जो प्रॉफिट है पे ऑफ पीरियड के बाद वो किस में कंसीडर नहीं किया जाता, सिर्फ एक ऐसा मेथड है जिसमें नहीं कंसीडर किया जाता, दैट इज़ पे बैक पीरियड मैथड। पे बैक पीरियड मैथड में हम बेसिकली ये चीज़ देखते हैं
कि जितना भी हमने इन्वेस्ट किया, फॉर एग्जांपल हमने किसी प्रोजेक्ट में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो वो 5 लाख रुपए हमारे कितने सालों में वापस आ रहे हैं। अगर हमारे 3 साल में वो 5 लाख रुपए वापस आ रहे हैं, तो बस हम इतना ही देखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, मतलब जितने भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट की है वो हमारे कितने टाइम पीरियड में वापस आ रही है, यानी कि पे बैक आ रही है जितनी अमाउंट हमने वापस की है, बस। उसके अलावा 5 लाख के अलावा जो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा या हमें रिटर्न मिलेगा, वो हम कंसीडर नहीं करते हैं किसमें, पे बैक पीरियड मैथड में। सो पे बैक पीरियड मैथड में ओनली जितनी अमाउंट हमने इन्वेस्ट की है उसी को ही कंसीडर करेंगे। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दैट इज पे बैक पीरियड मैथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला होगा कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, दैट इज इसका राइट आंसर होगा ए, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। कॉन्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आएगा कंट्रीब्यूशन, एंड जो अमाउंट आएगी, यानी कि सेल्स में से हमने वेरिएबल कॉस्ट को माइनस किया, एंड जो अमाउंट आएगी उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट भी माइनस कर देते हैं, सो जो भी अमाउंट बचेगी वो हमारी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बच जाएगी, दैट इज़ EBIT, वो हमारी बच जाएगी। सो ऑपरेटिंग लीवरेज को निकालने के लिए जब हम कॉन्ट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड कर देते हैं, सो हमारा ऑपरेटिंग लीवरेज आ जाएगा। ठीक है, सो इसका राइट आंसर होगा ए, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, मॉडल ऑन डिविडेंड पॉलिसी अज्यूम्स दैट। मॉडल क्या बोलता है, बेसिकली मॉडल दैट इज मोदीगिलानी मिलर अप्रोच डिविडेंड पॉलिसी की, वो क्या अज्यूम करके चलती है। ठीक है, इसकी अजम्पशन बतानी है इसमें। ठीक है, अज्यूम्स दैट, इसकी अजम्पशन बतानी है। इसका मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मॉडल का वो यही बोलती है कि इररिलेवेंट होता है। ठीक है, जो डिविडेंड डिसीजन होता है वो कुछ भी इफेक्ट नहीं करता है। कंपनी चाहे डिविडेंड पे करे या 100% पे करे, 50% पे करे या रिटेन रखे, वो इफ़ेक्ट नहीं करता है। कंपनी की जो वैल्यू है या उसके जो प्राइसेस हैं शेयर्स के, उस पर इफ़ेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो कंपनी की रिटर्न्स हैं, अर्निंग्स हैं, या फिर जो कंपनी का इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो इफेक्ट करेगा, बट डिविडेंड डिसीजन इफेक्ट नहीं करता है, वो इररिलेवेंट होता है टोटली। ठीक है, सो मॉडल ऑन डिविडेंड पॉलिसी ये अज्यूम करके चलता है कि फर्म की इनफाइनाइट लाइफ होगी। ये इसमें हम पहले से ही अजम्पशन लेके चलते हैं कि 5 साल या 10 साल एक फाइनाइट लाइफ नहीं होगी, फर्म की इनफाइनाइट लाइफ होगी, दैट इज़ फर्म चलती ही रहेगी। ठीक है, बंद नहीं होगी, ये हम इसमें पहले से ही अजम्पशन लेके चलते हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दैट इज़ फर्म हैज़ एन इनडेफिनेट यानी कि इनफाइनाइट लाइफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस। लास्ट क्वेश्चन है डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस। डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ एवेन्यूज़ में, यानी कि बहुत सारे सिक्योरिटीज़ में बेसिकली अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। ये हम करते क्यों हैं, बेसिकली अगर हम एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके रख देंगे, सो टोटल पूरा का पूरा रिस्क हमें रहेगा। ठीक है, उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अगर बाय चांस उस प्रोजेक्ट में हमें लॉस हो गया तो हमारी तो सारी इन्वेस्टमेंट गई ना। ठीक है, बट वही अगर हम वही 10 लाख है हमारे पास इन्वेस्ट करने के लिए, अगर हम इसको 3 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो तीनों के साथ अलग अलग जो है रिस्क एसोसिएटेड होगा। ठीक है, सो इससे जो यूनिक रिस्क है, मतलब जो एक पर्टिकुलर एसेट का रिस्क है, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब एक में हमने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए, बी में हमने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिए, एंड सी में हमने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए सी प्रोजेक्ट में। ठीक है, सो इससे क्या होगा, अगर बाय चांस ए एसेट में हमें लॉस हो भी जाता है तो एटलीस्ट बी और सी तो हमारी सेफ है ना। मतलब अगर हम पूरे के पूरे 10 लाख ही ए में इन्वेस्ट कर देते वही, एंड हमें लॉस हो जाता, सो हमें 10 के 10 लाख जाते। ठीक है, सो ये डाइवर्सिफिकेशन क्या बोलते हैं कि हमने मतलब ऐसे ही अगर हमने शेयर्स में या डिबेंचर्स में हमें मतलब कॉम्बिनेशन हमें उसका जो है इशू करना चाहिए। अगर हम सारा का सारा पैसा ही रेस करते हैं शेयर्स इशू करके, तो रिस्क उससे ज़्यादा एसोसिएट होगा। मतलब बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि 2-3 चीज़ों में इन्वेस्ट करो ताकि जो उससे पर्टिकुलर एसेट से जो कनेक्टेड होता है रिस्क, वो रिड्यूस हो सके। सो इसका अकॉर्डिंगली राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफिकेशन का। डाइवर्सिफिकेशन जो है वो यूनिक रिस्क को रिड्यूस करता है, यानी कि जो एक पर्टिकुलर एसेट से रिस्क कनेक्टेड होता है उसको रिड्यूस करता है डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सो ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।